रात के 12 बजे होंगे। महेश डिफेंस कॉलोनी में प्रवेश करते ही जो पहला घर का दरवाज़ा खुला देखा, उसे अपनी खुशनसीबी समझकर घुस गया। महेश एक पेशेवर चोर नहीं था, चोरी से ही उसकी कमाई होती थी। ऐसा नहीं कि महेश शुरू से ही चोर था, बल्कि परिस्थिति ने ही उसे ऐसा बना दिया था। वह पढ़ा लिखा युवा था, एक कंपनी में नौकरी करता था। कंपनी का मालिक शहर का नामी आदमी था। महेश अक्सर उसके सहकर्मियों की मदद करता था। एक बार किसी सहकर्मी को कंपनी के मालिक ने जबरन काम से निकाल दिया। महेश ने अपने सहयोगी स्वभाव के कारण कंपनी व्यवस्थापन से उस सहकर्मी के लिए लड़ाई मोल ले ली। कंपनी के मालिक ने उस कर्मचारी को बहाल तो कर लिया, मगर निशाने पर महेश आ गया। एक बार कंपनी में चोरी हो गई। कंपनी के मालिक ने साजिश करके महेश पर चोरी का इल्ज़ाम लगाकर नौकरी से बर्खास्त कर दिया। इसकी सूचना पुलिस को दे दी। उसे 1 वर्ष की कठोर जेल की सज़ा हो गई। वह सज़ा पूरी करके लौटा तो पाया कि मालिक ने सिर्फ महेश को नौकरी से निकाला ही नहीं था, बल्कि पूरे शहर और आसपास के शहरों में उसे इतना बदनाम कर दिया था कि कोई भी कंपनी उसे नौकरी पर रखने से इनकार करने लगे। जहां भी जाता उससे पुलिस चरित्र प्रमाण पत्र मांगा जाता। उसके चरित्र प्रमाण में सजा याफ्ता कैदी लिखा होता। अंत में उसे जिस चोरी के नाम से झूठी बदनामी, जेल और बेकारी की सजा मिली, उसे ही अपना रोजगार बना लिया और छोटी मोटी चोरियां करके तथा गांव में अपनी विधवा माँ की परवरिश करने के लिए बाध्य हो गया। महेश अपनी तरह का इकलौता ऐसा चोर था जो किसी के घर में सिर्फ उतनी ही चोरी करता जितनी उसकी आवश्यकता होती। बात की बाद में देखेंगे वाला स्वभाव था। महेश जिस घर में घुसा था वह साधारण व्यक्ति का लगता था। उसने छुप छुप कर घर के पूरे चक्कर काटे, मगर वहां कोई नहीं मिला। उसे आश्चर्य हो रहा था कि सुनसान रात, वह भी 12 बजे, कोई कैसे घर को खुला छोड़कर कहीं जा सकता था। घर की हालत बेतरकीब थी। सारे सामान इधर उधर फैले हुए थे। टेबल पर शराब का आधा भरा बाटल और गिलास रखा था। देखने से लगता था कोई यहाँ बैठकर नशा किया होगा। हो सकता है नशे में ही बाहर निकल गया होगा और जाते जाते नशे में ही दरवाज़ा बंद करना भूल गया होगा। घर में कोई नहीं होने से लगता था मानो घर का मालिक अकेला ही रहता होगा। मगर एक कमरे में महिला के वस्त्र भी दिखे जो बिछावन पर बेतरकीब पड़े थे। पास के टेबल पर दवाइयों की स्ट्रिप रखे थे। खैर, महेश को इससे क्या लेना देना था। उसने अलमारी का लॉक तोड़ा और उसमें रखे थोड़े जेवरात और कुछ रुपए लेकर चलने लगा। जाते जाते उसने बोतल में बची शराब को भी गटक लिया। महेश को हल्का हल्का नशा छाने लगा। उसने चोरी के सामान को कंधे पर लटकाए बैग में लेकर बेहद ही चौकस कदमों से अपने घर की ओर चला जा रहा था। सुनसान रात में दूर से कुत्ते की रोने की आवाज़ और डरावना बना रही थी। महेश चूँकि चोरी में महारत हासिल कर चुका था, वह इसलिए वह बेखौफ अपने गंतव्य की ओर बढ़ रहा था। शराब के नशे ने उस पर पूरी तरह कब्जा कर लिया था। महेश जैसे ही मेन रोड पे पहुंचा, उसकी नज़र सड़क के फुटपाथ पर बैठी दर्द से कराहती एक महिला पर पड़ी। वह धीरे धीरे कदमों से उस तड़पती महिला के करीब पहुंचा तो देखा कि महिला गर्भवती है और वह गर्भ की पीड़ा से करा रही है। महेश ने सोचा कि उसे क्या लेना देना है इस औरत से। वह वहां से आगे बढ़ गया। महिला की नज़र उस पर पड़ी तो उसने सहायता का अनुरोध किया। महेश के बढ़ते कदम थम गए। उसके दिल में महिला की दर्द की कराह ने रुकने पर मजबूर कर दिया। महेश लौटकर महिला के पास आया। महिला ने सिर्फ कहा कि मेरी सहायता कीजिए। इतना बोलकर वह बेहोश हो गई। महेश सरकारी हॉस्पिटल के लेबर रूम के सुनसान पैसेज में खड़ा था। महिला लेबर रूम के अंदर थी। महेश वहां से भागने की सोच रहा था कि तभी नर्स ने कमरे से बाहर निकलकर कहा, काउंटर पर जाकर पेपर बनवा लीजिए, उसकी हालत ठीक नहीं है, उसका बहुत खून निकल गया है। महेश फंस गया, करे तो क्या करे। वह चाहकर भी भाग नहीं पा रहा था। उसका अंतर्मन उसे ऐसा करने से रोक रहा था। उसने सोचा कि पेपर बनवाकर नर्स के हाथ में देकर भाग जाएगा। काउंटर पर उपस्थित एकमात्र आदमी ने उसका नाम पूछा तो उसने बता दिया। महिला की उम्र पूछी तो उसने अंदाजे से बता दिया, 30 वर्ष। पता पूछा तो उसके मुंह से अपना पता निकल गया। काउंटर वाले ने फॉर्म भरकर महेश को दस्तखत करने को कहा। महेश ने हड़बड़ाते हुए कहा, दस्तखत? मगर मैं क्यों करूं?
काउंटर पर नींद से भरे कर्मचारी ने जोर से कहा, अरे बाबा, तुम्हारा ही नाम लिखा है ना, मैं अपनी दस्तखत कर दूं क्या? महेश की कुछ समझ में नहीं आया। उसने फॉर्म पर दस्तखत कर दिया। उसने पर्ची नर्स को दिया तो नर्स ने एक दूसरी स्लिप महेश के हाथ में थमाते हुए कहा, इसे नीचे हॉस्पिटल का दवाखाना खुला होगा, जाकर इस पर्ची में जो दवाइयाँ लिखी हैं उसे ले आओ। महेश असमंजस में पड़ा हुआ पर्ची लेकर दवा लेने चला गया। सुबह की धूप मुंह पर पड़ते ही हॉस्पिटल के बेंच पर सोया महेश हड़बड़ा कर उठ बैठा। उसने सबसे पहले अपना बैग देखा जिसमें चोरी के सामान रखे थे। वह अभी जागा ही था कि नर्स ने आकर बताया, मुबारक हो, आप एक बच्ची के बाप बन गए हैं। आपकी वाइफ को खून चढ़ाना पड़ेगा, उसकी हालत ठीक नहीं है, वह अभी भी पूरी तरह होश में नहीं आई है। आप ऐसा करें, मेरे साथ आए, आपका खून चेक करके डॉक्टर को बताते हैं। महेश का दिल किया कि अभी भी मौका है, उसे यहाँ से भाग जाना चाहिए, मगर नर्स की जल्दबाजी ने उसे भागने नहीं दिया। उसे नर्स के साथ जाना पड़ा। एक बेड पर लेटा था, उसके हथेली से खून निकाला जा रहा था। महेश हॉस्पिटल के बाहर चाय की दुकान पर चाय पी रहा था। यहाँ भी उसका भाग जाने का मन कर रहा था, मगर उसकी इंसानियत उसे रोक रही थी। उसने सोचा कि जब इतना कर दिया है तो उस महिला को उसके घर छोड़कर अपना कर्तव्य पूरा करेगा। महेश लेबर रूम के बाहर बैठा था। नर्स ने आकर बताया, महेश जी, आपकी पत्नी तो कुछ बोल ही नहीं रही है, लगता है उसे कोई शौक लगा है। आप जाकर उससे मिल लीजिए, शायद कुछ बोल सके। महेश चक्कर में पड़ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। नर्स के बार बार कहने पर उसे महिला के पास जाना पड़ा। महेश बेड के पास खड़ा था। नर्स ने महिला से कहा, देखो तुम्हारे पति आए हैं, इन्हें पहचानती हो? महिला ने थोड़ी देर बाद सर घुमाकर महेश की ओर देखा। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, जैसे उसकी याददाश्त चली गई हो। महेश उसे परेशान देख रहा था। महिला ने अपनी आंखें बंद कर ली। महेश हॉस्पिटल के कॉरिडोर में खड़ा था। डॉक्टर ने आकर कहा, महेश जी, आप अपनी पत्नी को घर ले जाइए, ज़्यादा खून बह जाने से उनके मस्तिष्क पर असर हुआ है, धीरे धीरे उन्हें सब याद आ जाएगा। उनकी अच्छी तरह सेवा करें, पौष्टिक आहार और नियमित दवा दें, वह जल्द ठीक हो जाएगी। महेश चक्कर में फंस गया कि वह उस अनजान महिला को अपने घर कैसे ले जाए। वह उसे जानता नहीं। किसी गैर महिला के बारे में लोग पूछेंगे तो वह क्या कहेगा? उसे यहाँ छोड़ भी नहीं सकता, यह इंसानियत के विरुद्ध होगा। महेश एक बार फिर महिला के पास जाकर उसके कान में धीरे से पूछा, मैडम, आपका घर कहाँ है? या अपने घर वालों का फ़ोन नंबर बताएं, मैं उन्हें सूचित कर देता हूँ। आप घर का पता बताएंगी तो मैं आपको वहाँ छोड़ दूँगा। महिला खामोश नज़र से छत पर घूरते हुए पंखे को देखे जा रही थी। उसने महेश की ओर ना देखा और ना ही कोई जवाब दिया। नर्स ने आकर कहा, भाई साहब, इन्हें यहाँ से ले जाएं, यहाँ बेड कम है, एक नई पेशेंट आ रही है। महेश गोद में बच्ची लिए महिला को सहारा देकर अपने घर में प्रवेश किया। महिला को बेड पर लिटाकर पूछने लगा, देखो मैडम, मुझे जो नहीं करना चाहिए वह सब इंसानियत के लिए कर दिया। अब और कुछ भी करने की हिम्मत मुझ में नहीं। आप कुछ तो बोलिए, अपना पता बताइए ताकि मैं आपको वहां तक पहुंचा सकूं। महिला खामोश नज़र से महेश को देखती रही। थोड़ी देर बाद उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। महेश ने अपने सर पर हाथ मारते हुए बड़बड़ाया, हे भगवान, मुझे किस आजमाइश में डाल दिया, अब मैं क्या करूं? थोड़ी देर बाद नवजात बच्ची भूख से रोने लगी। महेश परेशान हो गया। उसने महिला को झकझोर कर उठाया और बच्ची को उसके गोद में देकर बाहर निकल गया। वह कमरे के बाहर बैठा बच्ची की रोने की आवाज़ सुनकर बेचैन हो रहा था। जैसे ही बच्चे की रोने की आवाज़ बंद हुई तब उसे चैन आया। उसने खिड़की से देखा, महिला की पीठ दिख रही थी। वह बच्ची को अपना दूध पिला रही थी। महेश ने चैन की सांस ली। महेश ने सोचा कि जब महिला को बच्ची को दूध पिलाने की याद है तो निश्चित रूप से अब उसे अपना पता भी याद आ गया होगा। थोड़ी देर बाद महेश कमरे में गया तो महिला लेटी हुई थी। महेश ने फिर उसके बारे में जानकारी लेनी चाहिए, मगर महिला ने फिर से खामोशी ओढ़ ली थी। उसके भावों से पता चलता था कि उसे कुछ भी याद नहीं। महेश परेशान होकर सर पकड़कर बैठ गया। महेश सड़क के फुटपाथ की बेंच पर चिंतित बैठा था।
तभी उसे याद आया कि डॉक्टर ने महिला को दवा देने तथा खाने पीने का बहुत ख्याल रखने को कहा था, अन्यथा उसकी जान का खतरा है। महेश हड़बड़ा कर बेंच से उठा और लगभग भागता हुआ वहां से चल पड़ा। घर पहुंचते ही महेश ने महिला के कमरे में झांका। महिला निढाल होकर बिछावन पर पड़ी थी। पास ही बच्ची चीख चीख कर रो रही थी। महेश महिला को हिला हिलाकर उठाया। वह बड़ी मुश्किल से उठी। महेश ने बच्ची को उसके गोद में देकर साथ में लाए हुए सेब को काटकर महिला को देने लगा। महिला की आंख बार बार बंद हो रही थी, इसलिए वह सेब के टुकड़े को पकड़ नहीं पा रही थी। अंत में महेश खुद सेब के टुकड़े को महिला के मुंह में खिलाने लगा। महेश के चेहरे पर गुस्से का भाव साफ दिख रहा था। महेश किचन में कुछ बनाने की कोशिश कर रहा था, साथ ही बड़बड़ाता जा रहा था। साला, मैंने कभी अपने लिए कुछ नहीं बनाया, आज बावर्ची बना मईम साहब के लिए चूल्हे में झुलस रहा हूँ। कई दिन हो गए थे महिला को आए, मगर उसने कभी भी कुछ भी नहीं बताया। अब उसका स्वास्थ्य थोड़ा ठीक सा लग रहा था। महेश को बच्ची का साथ अच्छा लगने लगा था। वह ना जाने क्यों दोनों माँ और बेटी का ख्याल भी रखने लगा था, मगर उसे इस बात की भी प्रतीक्षा रहती कि महिला की याददाश्त वापस लौट आए और वह उसे उसके घर छोड़ आए। महेश ने उससे फिर से पूछा, तुम्हें कुछ याद आ रहा है? तुम कौन हो? कहाँ की रहने वाली हो? क्या नाम है तुम्हारा? याद करने की कोशिश करो ताकि मैं तुम्हें वहां तक पहुंचा सकूं। महिला ने धीरे से सर हिलाकर ना कह दिया। ऐसे ही कई हफ्ते बीत गए। एक दिन महेश बाहर से घर लौटा तो महिला को किचन में खाना बनाता हुआ देखा। उसे अच्छा लगा। उसे इस बात की खुशी हुई कि महिला का सेंस काम करने लगा है। उसने खाना बनाने की सोची, यह बढ़िया परिवर्तन है। धीरे धीरे वह और ज़्यादा नॉर्मल होगी तो शायद उसे सब याद आ जाए, ताकि महेश उसे उसके अपनों के पास छोड़ सके। महेश किचन के दरवाजे पर खड़ा होकर महिला के पीछे से उसे खाना बनाता देख रहा था। वह सोच रहा था कि महिला को उसकी उपस्थिति के बारे में पता नहीं है। तभी कमरे से बच्ची के रोने की आवाज़ आई। महिला ने सब्जी काटते हुए बिना पीछे मुड़कर महेश को देखे कहा, बच्ची को उठा लीजिए, वह चुप हो जाएगी। महेश हड़बड़ा गया, यह जानकर कि महिला को पता था कि वह उसके पीछे खड़ा है। महेश जल्दी से किचन के दरवाजे से हटते हुए कमरे में जाकर बच्ची को गोद में लेकर चुप कराने लगा। बच्ची चुप होने का नाम नहीं ले रही थी। थोड़ी देर में महिला ट्रे में चाय और पकौड़े लेकर अंदर आई और ट्रे को पास के टेबल पर रखकर बच्ची को महेश की गोद से लेते हुए कहा, नाश्ता कर लीजिए, आपके लिए बनाया है। बच्ची तो माँ के गोद में आकर चुप हो गई, मगर महेश के कौतूहल का ठिकाना नहीं था। वह कभी पकौड़े और चाय को देखता तो कभी महिला को। महिला बच्ची के साथ कमरे के बाहर निकलते हुए कहती गई, गरम गरम खा लीजिए, चाय ठंडी हो जाएगी। महेश को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि महिला के इस व्यवहार को क्या कहे। उसे अच्छा लगा। वह थोड़ी देर ट्रे को देखता रहा, फिर उसे उठाकर कमरे से बाहर निकलकर किचन में आकर देखा सारे बर्तन खाली थे। बरामदे में महिला बच्ची को अपना दूध पिला रही थी। महेश की आने की आहट के साथ बच्ची को दूध पिलाना हो गया था। उसने अपने आंचल को ठीक किया और महेश की ओर मुड़ गई। महेश हाथ में ट्रे लिए खड़ा था। महिला ने प्रश्नसूचक नज़र से उसे देखा। महेश ने ट्रे को महिला के सामने रखते हुए कहा, तुमने अपने लिए रखा ही नहीं, इसलिए। महिला ने कोई जवाब नहीं दिया और ट्रे से एक पकौड़े का टुकड़ा ले लिया। महेश किचन में जाकर एक प्याला ले आया। अपनी चाय में से आधा उसके कप में डाल दिया। दोनों खाने के बाद चुपचाप बैठे थे। महेश ने पूछा, तुम्हें कुछ याद आ रहा है? महिला ने फिर सर हिलाकर ना कहा। महेश ने पूछा, तुम्हें अपना नाम याद है? महिला ने उस पर ना ही किया। महेश ने कहा, चलो ठीक है, तुम याद करने की कोशिश करती रहो, मुझे यकीन है धीरे धीरे सब कुछ याद आ जाएगा। फिर दोनों खामोश हो गए। महेश ने फिर कहा, तुम्हें यहाँ आकर काफ़ी दिन हो गए, मगर हम एक दूसरे का नाम तक नहीं जानते हैं। है ना अजीब बात? मैं तुम्हें किस नाम से बुलाऊं? आपको जिसमें आसानी हो। महिला ने धीरे से सकुचाते हुए कहा। महेश कुछ सोचते हुए कहा, ठीक है, आज से तुम्हारा नाम पार्वती रखते हैं। पार्वती मेरी माँ का नाम है। मेरा नाम? पार्वती ने उसे रोकते हुए कहा। महेश हैरान होकर पार्वती को देखने लगा। पार्वती उसकी हैरत को समझते हुए कहा, हॉस्पिटल के फाइल में मेरे पति के रूप में आपने अपना नाम लिखवाया था। महेश
उसी में देखा था। महेश ने थोड़ा असहज होते हुए कहा, हाँ, वे लोग जो पूछते गए मैं बताता गया। मुझे तो आपके बारे में कुछ भी मालूम नहीं था। दोनों थोड़ी देर तक चुप रहे। पार्वती ने सर नीचे किए हुए पूछा, आपका मुझे हॉस्पिटल में छोड़कर जा सकते थे, रुक क्यों गए? उस वक्त मुझे जो ठीक लगा वह किया, महेश ने जवाब दिया। पार्वती ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, फिर अब मुझसे जान छुड़ाना क्यों चाहते हैं? महेश को समझ में नहीं आ रहा था कि इसका उपयुक्त जवाब क्या दे। उसने कहा, आखिर तुम्हें जब सब कुछ याद आ जाएगा तो अपने घर परिवार के पास जाना तो होगा ही ना, और अगर जिंदगी भर कुछ भी याद ना आए तो? पार्वती ने पूछा। महेश के पास पार्वती के इस प्रश्न का कोई योग्य जवाब नहीं था। वह वहां से उठकर बाहर चला गया। महेश और पार्वती को साथ रहते हुए कई महीने हो गए थे। उन लोगों ने बेटी का नाम सिया रखा था। सिया बेहद सुंदर लगती थी। महेश को सिया से खूब लगाव हो गया था। वह जब भी बाहर से आता तो सबसे पहले सिया को अपने गोद में लेकर घंटों खेलता रहता। पार्वती और महेश भी एक दूसरे का बहुत ख्याल रखते। एक दिन सोसाइटी के गेट पर महेश की पड़ोसन आंटी मिल गई। आंटी ने उलाहना देते हुए कहा, तुम अपनी पत्नी और बेटी को लेकर आए और बताया भी नहीं। बहुत सुशील और नेक दिल है तुम्हारी बीवी। महेश चक्कर में पड़ गया। वह आश्चर्य से भरा हुआ घर में आते ही पार्वती से पूछा, आंटी को तुमने क्या कह दिया है? पार्वती ने कहा, मैंने कुछ नहीं कहा। मैं बरामदे में तुम्हारे धोए हुए कपड़े फैला रही थी, तभी आकर पूछने लगी। मैंने कोई जवाब नहीं दिया और देती भी क्या, मैं चुप रही। उन्होंने खुद ही अंदाज़ा लगा लिया। महेश पार्वती के अस्पताल की फाइल देख रहा था। उसने पार्वती से कहा, कल तुम्हारा चेकअप है, याद है ना? पार्वती ने कहा, अब तो मुझे ठीक लग रहा है। फालतू में फिर से महंगी दवा लिख देगा, रहने दो, नहीं जाना है। महेश ने थोड़ा नाराज होते हुए कहा, कहाँ ठीक हुई हो तुम? तुम्हें कुछ याद आया है क्या? पार्वती का चेहरा उतर गया। वह दुखी होते हुए बोली, ठीक होने का नाम मेरी याददाश्त लौटना है क्या? अगर तुम मुझसे परेशान हो गए हो तो हम माँ बेटी यहाँ से चले जाते हैं। आखिर कब तक तुम्हारे ऊपर बोझ बने रहेंगे? महेश शर्मिंदा हो गया। उसने सकुचाते हुए कहा, मेरे कहने का मतलब यह नहीं था। डॉक्टर ने कहा है तो मिल लेने में क्या हर्ज है। वैसे महेश को दोनों का साथ अच्छा लगने लगा था। उसे पार्वती के अपनापन भरे व्यवहार से लगाव सा हो रहा था। महेश कभी यह सोचकर परेशान हो जाता कि अगर पार्वती की याददाश्त वापस लौट आई और उसे जाना पड़े तो उसका क्या होगा। महेश का जिगरी दोस्त था गौतम। महेश अपनी कोई भी बात उससे नहीं छिपाता था, सिवाय अपने चोरी करने के धंधे के सिवा। महेश के रहन सहन देखकर गौतम समझता था कि महेश किसी विदेशी कंपनी में काम करता है। एक दिन गौतम ने महेश को निराश देखा तो पूछ लिया। महेश को समझ में नहीं आ रहा था कि पार्वती के बारे में बताए या नहीं। वह बताना चाहता था ताकि कोई उसे सही सुझाव दे सके। अंत में उसने बताया कि काम पर लौटते समय उसे रोड के किनारे लेबर पेन से तड़पती हुई पार्वती मिली थी। उसके बाद महेश के साथ जो जो घटित हुआ था वह सब बताया और सुझाव मांगा। गौतम ने समझाया कि उसे इसकी सूचना पुलिस को दे देनी चाहिए। कभी कोई गड़बड़ हुई तो वह फंसेगा। महेश चिंतित बिछावन पर लेटा हुआ था। गौतम के सुझाव पर सोच रहा था। उसे भी लगा कि पुलिस को सूचना देने से पार्वती के घर वालों का पता चल जाएगा, उसका अपना संसार फिर से आबाद हो जाएगा। रात काफ़ी हो गई थी। महेश को नींद नहीं आ रही थी। वह बेहद कश्मकश में था। उसने पार्वती के कमरे में झाँक कर देखा। दोनों माँ बेटी चैन से सो रहे थे। सिया बहुत मासूम और प्यारी लग रही थी। महेश से रहा नहीं गया। वह धीरे से कमरे के अंदर आकर सिया के मासूम चेहरे को देखता रहा। उसने प्यार से सिया के गाल पर हाथ फिराया। महेश की आंखें भर आईं। वह मुड़कर कमरे से बाहर निकलते हुए एक बार फिर से मुड़कर सिया की ओर देखा, फिर आंख में भर आए आंसुओं को पोंछता हुआ बाहर निकल गया। महेश के बाहर निकलते ही पार्वती ने आंखें खोल दी। उसकी भी आंखें भरी थीं। महेश का आना, सिया को प्यार करना और अपने आंसू पोंछते हुए बाहर निकल जाने को उसने महसूस किया था। सुबह में पार्वती महेश के लिए नाश्ता बना रही थी। महेश बाहर बरामदे में बैठा था, तभी मोबाइल की घंटी बजी। महेश ने फ़ोन रिसीव किया। दूसरी तरफ से गौतम बोल रहा था। उसने कहा कि ठीक है, 11 बजे वह पुलिस स्टेशन पहुंच जाए, वह उसे वहीं मिलेगा। महेश ने फ़ोन पर बोला, यार
या जो हम करने जा रहे हैं वह ठीक होगा? पुलिस वाले दोनों को जब तक पार्वती के घर वालों के बारे में पता नहीं चला लेंगे तब तक शेल्टर होम में रखेंगे। शेल्टर होम की कितनी बुरी हालत होती है, दोनों कैसे रह पाएंगे? सिया कितनी छोटी है, उसको मेरी आदत हो गई है। पार्वती का इलाज भी चल रहा है, पता नहीं उसकी वहाँ अच्छी देखभाल हो पाएगी या नहीं। दूसरी तरफ से गौतम ने कहा, अरे यार, पहली बात तो उन दोनों को अपने लोग मिल जाएंगे, दूसरी बात तू जो कर रहा है वह गैर कानूनी है। महेश की बातें दरवाजे के पीछे नाश्ते की ट्रे लिए खड़ी पार्वती सुन रही थी। उसकी आंखें भर आईं। उसने अपने आंसू पोंछे और नाश्ते की ट्रे लेकर महेश के सामने रखकर वापस किचन में चली गई। महेश को पार्वती का चुपचाप चले जाना अजीब लगा। महेश और गौतम पुलिस स्टेशन में इंस्पेक्टर के केबिन के बाहर बैठे अपने मुलाकात की प्रतीक्षा कर रहे थे। महेश को एक एक कर पार्वती और सिया के साथ बिताए गए दिन याद आ रहे थे। वह बहुत बेचैन महसूस कर रहा था। इतने दिनों में महेश, पार्वती और सिया इतने करीब आ गए थे कि एक दूसरे से अलग होने के बात सोचकर महेश व्याकुल हो रहा था। थोड़ी देर बाद एक हवलदार ने आकर जैसे ही बताया कि इंस्पेक्टर साहब बुला रहे हैं, महेश अचानक उठकर पुलिस स्टेशन के बाहर की ओर चल पड़ा। गौतम उसे देखता रह गया। महेश जल्दी जल्दी घर में आया तो घर खाली था। पार्वती और सिया का कहीं पता नहीं था। पार्वती के बिछावन पर एक खत पड़ा था। वह खत पार्वती ने लिखा था, प्रिय महेश, मैंने फ़ोन पर आपकी बात सुन ली थी। आप हम दोनों की वजह से परेशान थे, इसलिए आप हमें पुलिस के हवाले करना चाहते हैं। हम दोनों आप पर बोझ नहीं बनना चाहते। पुलिस स्टेशन जाने से पहले आप इशारा भी करते तो मैं आपके जीवन से निकल जाती। आप समझ रहे हैं कि मेरी याददाश्त चली गई है, मगर यह सच नहीं है। सच तो यह है कि मैं अपनी पिछली ज़िंदगी को पूरी तरह भुलाना चाहती थी। आपका सहारा और इतना प्रेम मिला कि मैं आपसे अलग होने की कल्पना से ही घबरा जाती थी। मुझे सब याद है। जिस रात पहली बार जब आप मुझे मिले थे, उस रात आपने जिस घर में चोरी की थी वह हमारा ही घर था। यह बात मुझे उस दिन मालूम हुई जब एक दिन आपकी अलमारी में मैंने अपने जेवर देखे। आपके साथ रहते रहते मुझे आपके बारे में सब कुछ मालूम हो गया था। मेरा पति एक जुआरी था, शराब पीकर मुझे बहुत मारता था। उसका संबंध अनेक गंदी लड़कियों के साथ था। वह उन्हें लेकर मेरे घर भी आता रहता था। मेरे विरोध करने पर मुझे बुरी तरह प्रताड़ित करता था। उसने मुझे धमकी दी थी कि अगर मैंने लड़की को जन्म दिया तो वह हम दोनों को मार डालेगा। मैंने डॉक्टर से गर्भ की जांच कराई तो पता चल गया था कि मुझे लड़की ही होने वाली है। जिस रात मैं आपको सड़क पर तड़पती हुई मिली, उस रात मेरा पति शराब पी रहा था। मुझे लेबर पेन हुआ तो मैंने उसे हॉस्पिटल चलने को कहा, मगर उसने मुझे तड़पता छोड़कर चला गया। मेरे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं था। मैं किसी तरह रोड पर आकर सवारी ढूंढ रही थी, तभी आप मिल गए। मेरा पति हर हाल में मुझसे छुटकारा पाना चाहता था। पहले भी कई बार उसने मुझे घर से बाहर निकाल चुका था, मगर मैं बेगैरत की तरह उसके घर की चौखट से लगी रही, क्योंकि इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। आपने जिस तरह हमारी देखभाल की, हमारी परवाह की, मेरी बेटी को प्यार किया, जब अपने जेवर आपके पास देखकर और धीरे धीरे जान कर कि आपका काम गैर कानूनी है, तब भी मुझे आप बुरे नहीं लगे। आप में इंसानियत है। बिना किसी रिश्ते के और फ़ायदे के आपने हमारी परवाह की, हमें सुरक्षा दी। मैं सोचती रही कि एक ना एक दिन मैं आपको गलत काम छोड़ने के लिए विवश कर दूंगी। एक अच्छा इंसान बनाकर पूरी ज़िंदगी आपकी सेवा में आपके साथ बिता दूंगी। मगर मुझे फ़ोन पर आपकी बात सुनकर लगा कि आप हमसे छुटकारा पाना चाहते हैं। पुलिस के हवाले आप करते तो अंततः मुझे फिर से अपने पति के नरक में जाना पड़ता। इसलिए मैं हमेशा के लिए आपको आज़ाद कर रही हूँ। मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि आप जो काम करते हैं उसे छोड़ दीजिए। आपको परिस्थिति ने ऐसा बना दिया है। आप एक अच्छे इंसान हैं। मैं एक बार फिर से आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। पार्वती उर्फ मंजुलिका। पत्र पढ़ते ही महेश को चक्कर आने लगा। वह पार्वती के खत को लेकर रोने लगा। उसने रोते हुए कहा,
मैं हरगिज ऐसा नहीं चाहता था पार्वती। महेश दीवानों की तरह पार्वती को पूरे शहर में ढूंढने लगा। ढूंढते ढूंढते रात हो गई। महेश हॉस्पिटल, अनाथालय, पार्वती का अपना घर जहाँ ताला लगा था, हर जगह ढूंढता रहा मगर पार्वती कहीं नहीं मिली। अंत में उसने स्टेशन का रुख किया। स्टेशन के एक अंधेरे कोने में पार्वती सिया को गोद में लिए बेंच पर बैठी मिल गई। महेश वहीं पार्वती के पांव पर गिर पड़ा। उसने माफ़ी मांगी। उसने बताया कि पुलिस में उसके लिए ही जाने का फैसला किया था कि तुम्हारे अपने लोग मिल जाएं। तुमसे अलग होने की सोचकर मैं इतना घबरा गया था कि पुलिस स्टेशन से भाग आया। महेश पार्वती के घुटनों में सर रखकर रोने लगा। पार्वती की आंखों से आंसुओं की धार बह रही थी। उसने अपने घुटने में महेश के सर को जोर से भींच लिया, ठीक वैसे ही जैसे किसी बच्चे को कोई माँ या पति को पत्नी बात्सल्य में समेट लेती है। साथियों, कहानी को अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कहानी अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।